हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुपम उपाध्याय और हम शुरू करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड, कहां से आती है मैग्नेटिक फील्ड, हर एक चीज को। और ये लेक्चर होने वाला है सिर्फ 60 मिनट में खत्म। तो ऐसी ही पूरी की पूरी सीरीज के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी बहुत तरह की इंटरेस्टिंग आपके काम की सीरीज आने वाली है। तो बेटा देखो, हर लेक्चर की तरह मैंने इस लेक्चर को भी, चीकू भैया ने इस लेक्चर को भी डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में कि मैग्नेटिक फील्ड कौन है, क्या करती है। मतलब हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का आधार कार्ड देख लेंगे भाई। और यहां पर इसके बाद हम देखेंगे भैया अगली चीज की कैसे बनती है और इसके यूज क्या क्या है। इसके बाद देखो भैया मैग्नेटिक फील्ड कौन है, क्या करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड भैया एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और वो अपने इफेक्ट पैदा करती है, वैसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड का मांजरा है। तो इसी तरह से हम पहले इंट्रोडक्शन में समझेंगे कौन है, कैसे पहचाना जाता है, इसे कैसे देखा जाता है, किस तरह से इसकी लाइन होती है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वही सब चीज देखेंगे कौन है, इसकी पहचान क्या है। इसके बाद जो अगला हिस्सा है, उस अगले हिस्से में हम देखेंगे कि भैया मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो क्या करती है, कैसे क्या इफेक्ट पैदा करती है मैग्नेटिक फील्ड, वो सब हम दूसरे हिस्से में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कौन है। तो जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड उस एकदम वैसे होती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने अगल बगल, जैसे कहीं पर भी एक क्षेत्र में अगर मैग्नेटिक फील्ड बन गई, तो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट उस एरिया में, उस वॉल्यूम में, जहां जहां भी वो बनी हुई है, वहां पर अपने मैग्नेटिक इफेक्ट वो पैदा करेगी। पर अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है तो वो अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड बनी हुई है तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट पैदा करेगी। तो जो भी फील्ड होती हैं एकदम वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो एक रीजन में स्टैब्लिश हो जाती है, वो वहां पर अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी कोई इनसे अलग नहीं है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? कोई मैग्नेटिक फील्ड सेंस कर सकता है क्या? हाँ, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट सेंस कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेते हैं। इनफैक्ट बहुत जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जो बर्ड्स का माइग्रेशन होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को से नेविगेशन करके ही बर्ड माइग्रेट करते हैं। नेविगेशन से याद आया भाई कि अगर हम शिप्स की बात करें, तो जितने भी शिप्स होते हैं, मेरिनर्स कंपास होता है, वो नेविगेट इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके ही करते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? अर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक मैग्नेट बनाती है। तो अर्थ के अंदर से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हमारे चारों तरफ पैदा हो जाती है, जिसको यूज करके पक्षी, प्राणी, पशु, हर कोई इस चीज को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा तो इंसान ही यूज करते हैं। बड़ा समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है। ऑस्टेड एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चल जाता है कि भैया जो ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट दिया था कि किसी जगह के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया भाई? ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? स्टैटिक चार्जेस पे कौन फोर्स लगाता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। पर जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। ये समझ नहीं आया, ये मैं अभी आपको अगले सेक्शन में समझाने वाला हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है, पैदा कैसे होती है। तो भैया सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होती है? कोई भी स्टैटिक चार्ज अगर कहीं पे रखा हुआ है तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। कोई भी स्टैटिक चार्ज बैठा होगा, हाँ भैया मैं बैठा हूं, वो अपने अगल बगल क्या बना देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो स्टैटिक चार्ज चलने लगा, जैसे ही वो स्टैटिक चार्ज चलने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो बना ही रहा था, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा। यही स्टैटिक चार्ज की खास बात होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा, अगर वो मूव करने लगा तो। समझ गए? तो मूविंग चार्ज क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। बेटा बहुत अच्छे समझ में आ गया भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड, भैया ये भी क्या होगी? एक पॉइंट के अगल बगल कहीं पर भी स्पेस में पूरी की पूरी तरह से डिफाइन होगी। ये भी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करती है ऑब्वियसली, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इफ द टू चार्जेस आर एट रेस्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन इट विल बी। दो चार्ज रुके हुए हैं, ऐसे बैठे हुए सेम है, एक दूसरे के पास एकदम बैठे हुए, और भाई क्या हालचाल, दो चार्ज एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बोथ, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? तो दो चार्जेस के बीच में हमेशा कोई भी फोर्स लगेगा, वो कौन सा लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्लियर है? अरे भाई उल्टा ही बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास बेटा दो चार्ज है, दोनों रेस्ट पर है, बैठे हुए हैं, और भाई एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, क्या हालचाल तेरा, एकदम क्या क्लीन, एकदम सॉर्टेड है क्या? तो बेटा उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? एकदम बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो तब लगता है जब चार्ज चल रहा हो।
समझ गए? तो मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं। सॉर्टेड। अब भैया रिप्रेजेंट कैसे होती है? कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसे दर्शाया कैसे जाएगा? तो जैसे एक चार्ज होता था, उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम दर्शाते थे कि इस चार्ज के अगल बगल जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी होंगी जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूज करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करेंगे। क्या क्या होंगी इसकी प्रॉपर्टीज? की प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी भैया? रिप्रेजेंट करेगी, विजुअली रिप्रेजेंट होगी, मतलब इमेजिनरी लाइंस होगी जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। इसके बाद और क्या होगा भैया? टेंजेंट होगी एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कहीं मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसके एनी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो ये क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी, उस पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाती थी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएंगी। सॉर्टेड है भैया। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट करती थी। यहाँ पर देखो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डेंसिटी इज हाई, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हाई। जैसे ऐसे समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास पास है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा। बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर, तो बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम। समझ में आ गया क्या? बहुत अच्छे से क्लियर है भाई। अब समझो इस बात को, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटीज, ये तो कवर कर दिया मैंने। यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड लूप। ये एक कड़वी सच्चाई है जिससे तुम्हें समझौता करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप में ही रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। हो सकता है तुम इतनी ही देख रहे हो, पर वो अल्टीमेटली घूम के कहीं ना कहीं से क्लोज्ड लूप बना देंगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ऐसा नहीं था। वो पॉजिटिव से पैदा होती थी, पूरी जिंदगी जीती थी और नेगेटिव पे समाप्त हो जाती थी। पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ना तो कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु, ना तो वो किसी पॉजिटिव से शुरू हो रही है, ना वो किसी नेगेटिव पे खत्म हो रही है। समझ में आ गया भैया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ओके, अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर किसी भी सरफेस से बाहर निकल रही है तो उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन उस सरफेस में वापस अंदर घुस जाएगी, क्योंकि वो क्लोज लूप बनाती है। सॉर्टेड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हर एक चीज तुम्हें क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम जानने लग गए कौन है, अगर जहां भी बैठ जाती है रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसके बाद सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यूज करके काफी पक्षी इधर उधर उड़ते हैं, अर्थ पे भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ ली, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली, काफी ज्यादा क्लियर हो गया। अब भाई ये करती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जॉब क्या है? हमें भैया इसका बायोडाटा पता चल गया, पर अब हम देखना चाहते हैं इसका जॉब क्या है। जॉब हम देखेंगे तो ये क्या करती है कि भैया क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। कैसे इफेक्ट पैदा करती है मैग्नेटिक फील्ड? तो जैसे सपोज कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, यहां पर सपोज मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, सपोज इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, अंदर की तरफ क्रॉस मतलब अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ गए? इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज गलती से इंटर हो गया, सपोज मैं चार्ज हूं, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो गया ऐसे, ठीक है, मैं यहां पर इंटर हो गया, अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या चल रहा है जीवन में, सब बढ़िया एकदम सब सॉर्टेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी? मैं बैठा हूँ बस, आकर के यहाँ इंटर हुआ और मैं बैठ गया। बताओ यार, मैग्नेटिक फील्ड सब बढ़िया है यार, ये जीवन बड़ा दुखी है यार। पता है ये कहाँ 9, 10, 11, 12 के चक्कर में पड़ गए। अच्छे भले व्लॉग बनाते, गेम खेलते, पैसा कमाते, बिग बॉस में जाते, एल्विश एल्विश चिल्लाते। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर देखो तुम कि तुम जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज बैठा हुआ है जमाने की झंझट छोड़ के, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी रुके हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक नहीं, मैं निहत्थे पे गोली नहीं चलाता, मैं निहत्थे पे हमला नहीं कर सकता, उस टाइप से कुछ इसका लॉजिक है कि अगर ये बैठा हुआ है तो उसको गोली नहीं मारेगा। जब ये दौड़ेगा, चार्ज दौड़ेगा, तभी ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आया? तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में बैठा होगा तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? नहीं, चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगेगा। कोई चल के जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुरंत उसके ऊपर सोचेगी कि फोर्स लगा दूं। समझ गया क्या? तो यहां पर लॉरेंस फोर्स लगता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगता है अगर इसके अंदर कोई चार्ज चलता हुआ गया। तो सपोज यहां पर एक चार्ज है, ठीक इस तरह से एक चार्ज है, वो चार्ज इस तरह से किसी वेलोसिटी से जा रहा है। क्या बहुत अच्छे समझ में है? इसके ऊपर चार्ज Q है, इसका मास m है, और Q m मास है, ये वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है।
क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? हाँ हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल फोर्स लगेगा। चलते हुए चार्ज पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स को जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे Q V क्रॉस B। समझ गया भैया? Q V क्रॉस B। एवरी सिंगल वन ऑफ यू शुड बी सुपर सॉर्टेड। Q है, V क्रॉस B है, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालते आता ही है। V के डायरेक्शन में तुमने हाथ रखा ऐसे, V क्रॉस B। बेटा Q चार्ज है, V इधर है, B अंदर है, V इधर है, B अंदर है। बेटा समझ रहे हो? V इधर है, B अंदर है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा। V इधर है, B अंदर है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा। ये फोर्स कौन सा आ गया? इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स आ गया बेटा। ये जो फोर्स है F फोर्स है। ठीक है? क्या ये फोर्स की वजह से ये चलेगा? हाँ, इसके ऊपर ये फोर्स लग गया है। कौन सा फोर्स आ गया? एक मैग्नेटिक का फोर्स आ गया। मैग्नेटिक का फोर्स आ गया। एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आर यू गाइस गेटिंग इट? तो इसके ऊपर एक फोर्स आ गया जिसे हम बोलेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। सॉर्टेड है। लॉरेंट्ज फोर्स तब भी आता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सोचो, एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है, इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग गई, समझे? और इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी लग गई, ऐसे अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी लग गई। तो ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड है और जो यहाँ पे येलो वाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो तरह की फील्ड एक चार्ज के ऊपर आ गई। अब क्या होगा? क्या दोनों फोर्स लगेंगे? हाँ, दोनों फोर्स लगेंगे। एक फोर्स हम बताएंगे QE प्लस एक फोर्स बताएंगे V क्रॉस B। बेटा समझ गए? एक तो फोर्स आ गया QE, ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स। ठीक है? और एक होगा QB, ये वाला कौन सा होगा? मैग्नेटिक फील्ड वाला। QE इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स। ये दोनों फोर्स मिलके क्या बनाएंगे? लॉरेंट्ज फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला प्रेजेंट है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अकेला प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और दोनों प्रेजेंट है तो दोनों ही फोर्स लगेंगे, जिसे हम बोल देंगे लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। पर मुद्दे की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें चलते हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। हर एक चीज जो मैंने आपको समझाई वो यहाँ पर रखी हुई है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, हम दो तीन एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, B अंदर की तरफ है। ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, B अंदर की तरफ है। हम क्या करेंगे? V क्रॉस B, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ध्यान से देख लो फिर से, V क्रॉस B, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। V क्रॉस B, ऐसे करेंगे। B किधर है? B के डायरेक्शन में जाओगे और सोचोगे B किधर है, B किधर है? कोई बोलेगा अंदर है। अच्छा अंदर है, ऊपर की तरफ फोर्स आ गया। समझ में आ गया तुम्हें बहुत अच्छे से? तो इस पे फोर्स किधर आ जाएगा? ऊपर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा। अब कोई तुमसे पूछेगा B अंदर की तरफ है, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव है तो सब कुछ, नेगेटिव है तो थोड़ा अलग तरह से डील करेंगे। अब देखो, हाथ अपन ने, हमने इसका हाथ कहाँ रखा? V, इसमें V ऊपर की तरफ है, B अंदर की तरफ है। तो अब यहाँ देखो, V ऊपर की तरफ है, B किधर है? B किधर है? इधर है। V क्रॉस B करना है तो हम लिखेंगे B किधर है? B किधर है? कोई बोलेगा अंदर की तरफ है। अच्छा, अंदर की तरफ है, तो इधर आ जाएगा। पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है, तो उल्टा हो जाएगा उधर। बेटा समझे? यहां पर V क्रॉस B करा था तो ऊपर आ गया था, यहां पर V क्रॉस B करा था, V क्रॉस B करा था, V क्रॉस B करा था, ये ऊपर आ गया था। ऊपर आने से क्या हुआ कि फोर्स ऊपर आ गया। क्लियर है? और पॉजिटिव था तो ऊपर ही रखा। पर यहां पर B किधर है? B किधर है? B किधर है? किसी ने बोला अंदर है, तो हमने V क्रॉस B करा, फोर्स इधर आ गया, पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव था तो कुछ दिक्कत नहीं थी, नेगेटिव था तो जो भी आंसर आया उसको उल्टा कर दो। समझ में आया? तो इसका अंदर उस तरफ आ गया फोर्स। अब ये जो फोर्स आया इसके ऊपर जो यहाँ पर फोर्स आया, ये फोर्स इधर आ गया। बड़ा समझ गए? ये फोर्स आ गया इस तरफ। आर यू गाइज गेटिंग इट? एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कम ऑन टेल मी यार। फोर्स इस तरफ आ गया, सब कुछ सॉर्टेड है। V क्रॉस B, ये पूरा की पूरा, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो तरह से नेगेटिव पे कैसे फोर्स लगता है, हर चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। व्हेन द फोर्स विल बी जीरो, क्या लॉरेंट्ज फोर्स जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दी। कैसे समझते हैं? देखो यहाँ पर अगर मैंने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ध्यान से देखिएगा, इधर मैंने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ लगा दी, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज अंदर की तरफ लग रही है। अब ध्यान से समझना भैया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चल रही है, तो क्या हुआ? अब यहां पे रखा हुआ एक चार्ज, ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ध्यान से देखना, ये चार्ज v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस q चार्ज। तो क्या होगा? हमने बोला भैया चार्ज किधर जा रहे हो? चार्ज ने बोला इधर वेलोसिटी है। हमने पूछा b किधर है? जिधर वेलोसिटी उधर तुम डमरू डमरू करने लग गए। v तो तुनुक 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 किधर है b? तो आप तुनुक तुनुक कर रहे हो। b किधर है? अंदर, फोर्स इधर आ गया। आपने v क्या डायरेक्शन में तुनुक तुनुक करा, b किधर है? b जिस तरफ है अंदर की तरफ, तो हाथ कर्ल करा, इधर फोर्स आ गया। v क्रॉस b तुमने करा, इस तरफ फोर्स आ गया, फोर्स कितना आ गया? इस तरफ आया ऐसे।
ठीक है, तो ये फोर्स इधर आ गया। अच्छा पॉजिटिव था तो इधर ही रखा, नेगेटिव होता तो इधर आ रहा था उधर कर देते। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, फोर्स को इधर रख दिया F, सॉर्टेड हो गया बहुत अच्छे से। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना भाई, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ इसके ऊपर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। ध्यान से देखना, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ क्या लग जाएगा, फोर्स, वो कितना आ जाएगा, QE। उस तरफ कितना फोर्स लग जाएगा, QE। बड़ा समझ गए? तो इधर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम लिखेंगे QE जो लग रहा है इधर, ये बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स के, इसे लिख देंगे QVB। QE लग रहा है इधर, इस तरफ लग रहा है QVB, तो Q से Q कैंसिल आ गया, E इज इक्वल्स टू VB आ गया, V इंटू B आ गया। बेटा समझ में आ गया? ओके ओके ओके, EVB। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो, EBV, ए बेवफा, ए बेवफा, सॉर्टेड। तो ए बेवफा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में ऐसे क्रॉस में लग गई है, तीनों चीजें एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और ए बेवफा सारे फोर्स कैंसिल आउट हो गए, वेलोसिटी अनडिफ्लेक्टेड इधर की तरफ जा रही है। हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, सवाल देखो, फड़फड़ाओ मत, ध्यान से देखो, सोचो समझो, ध्यान से देखो, सोचो समझो, देखो सोचो समझो। आ गया आंसर, आ गया 0। अरे भाई उस पर चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 हो जाता है। क्लियर? ओके, चलो अब हमारे पास हो गई भैया कि एक करंट कैरिंग वायर है, तो क्या इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा? एक हर प्राणी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि करंट कैरिंग वायर अगर कहीं पर बैठा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी चार्ज मूव हो रहे हैं। तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको देखने का तरीका होता है F इज इक्वल्स टू I, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, L क्रॉस B जो उसका लेंथ है, हम लिखेंगे F, ध्यान से देखो इस बात को, F इज इक्वल्स टू I L लेंथ। अब ये लेंथ L इफेक्टिव लेते हैं बेटा, L इफेक्टिव क्रॉस B। ठीक है, L इफेक्टिव क्या होता है, तो देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे वायर जा रहा है यहां से, तो इधर से इधर तक, ठीक है, इधर से लेके इधर तक, ये जो लेंथ है यहां से यहां, इसे बोलेंगे L इफेक्टिव, इसे बोलेंगे यहां से यहां तक की लेंथ को बोलेंगे L इफेक्टिव। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे इसमें करंट बह रहा होगा ऐसे I, तो I की डायरेक्शन में इधर से इधर तक लेंगे L, ये होगा L, और सपोज B अंदर जा रहा है तो हम लिखेंगे L इफेक्टिव क्रॉस B, तो इधर एक फोर्स आएगा। समझ गए भाई? इस पे इस तरफ एक फोर्स आएगा L इफेक्टिव L क्रॉस B, इधर एक फोर्स आएगा, तो पूरा की पूरा वायर पे इस तरफ फोर्स आएगा। समझ गए? अच्छा चलो चिकू भैया, सिंपल वायर है तो क्या होगा, सिंपल सीधा वायर है, कर्व है तो भी हम सीधी लेंथ मानेंगे, सीधा वायर है तो सीधी लेंथ मान ही रहे। अब यहां पे देखो अंदर की तरफ ऐसे हुआ, हम लिखेंगे L, ऐसे करंट की डायरेक्शन में L क्रॉस B, ऊपर की तरफ आ गया फोर्स, इस तरफ आ गया फोर्स, ठीक है, इस तरफ आ गया फोर्स ऊपर की तरफ। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दैट? कम ऑन भैया बताओ जल्दी से, कोई बात दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? ठीक, तो हमें बात समझ में आई कि भैया जो फोर्स है वो फोर्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, फोर्स है I L क्रॉस B, और अगर L और B के बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, मतलब लेंथ और ये परपेंडिकुलर है, तो फोर्स नहीं आएगा, फिर बिल आएगा BIL, शॉर्ट समझ में आया? बिल ILB BIL आएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, करंट कितना जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा। सॉर्टेड, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इसको राइट हैंड रूल भी बोलते, लेफ्ट हैंड रूल से भी निकालते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड रख लो, ठीक है बेटा, फ्लेमिंग बावला इंसान, ऐसे फ्लेमिंग बावला इंसान। तो आपको अगर L क्रॉस B से नहीं निकालना है तो आप फ्लेमिंग बावला इंसान से निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरह से पूछ लिया भैया, फ्लेमिंग बावला इंसान, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, फ्लेमिंग बावला इंसान, तब फोर्स ऊपर लग रहा है, करंट अंदर की तरफ है, तो आपसे पूछ लिया भैया फील्ड किस तरफ होगी, अब आपने फ्लेमिंग बावला इंसान, यार ठीक है ये गलत बात है, फ्लेमिंग बुद्धिमान इंसान कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखो फ्लेमिंग F ऊपर है, फ्लेमिंग बावला इंसान B पता करना है। करंट किधर है, तो देखो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट देखो अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस मतलब अंदर, तो करंट जो फ्लेमिंग बुद्धिमान इंसान, इंसान अंदर की तरफ जाएगा तो आई अंदर, ठीक,
फोर्स ऊपर आ रहा है, बिल्कुल सही। फ्लेमिंग बुद्धिमान इंसान, फ्लेमिंग बुद्धिमान इंसान, तो बुद्धिमान बी किस तरफ है, इधर आ रहा है, बी इस तरफ आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को माइनस आई कैप लिख देंगे। क्या हर एक प्राणी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया? ये वाला सवाल बताना है। यहाँ पे बोल दिया भैया इलेक्ट्रॉन एंटर्स, तो ये एक नेगेटिव चार्ज है, किस तरफ की डायरेक्शन में जाएगा, आपको V क्रॉस B करना है, V क्रॉस B, V क्रॉस B ऊपर की तरफ जाना चाहिए, पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा आंसर आ गया भाई, कौन सा आंसर आ गया भाई, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? ठीक है। अब अगर चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो कितने तरह से घूम सकता है, कैसे घूम सकता है, वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो 4 तरह से घूम सकता है एक चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर वो सीधा जा रहा हो, एंटी पैरेलल जा रहा हो, किसी एंगल पे जा रहा हो, या फिर परपेंडिकुलर जा रहा हो। ये 4 तरह के रास्ते हैं, ये चारों तरह के रास्तों को हम एक एक करके देखते हैं। चलो हाँ, तो देखो बेटा, हमें 3 रास्ते देखने थे। 3 रास्ते कौन कौन से हैं? 4 रास्ते देखने थे। 4 रास्ते कौन कौन से भैया? एक एक करके हमें अलग अलग एंगल पर पार्टिकल को फेंकना है। चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड से अलग अलग एंगल पर किसी वेलोसिटी से देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी एक चलता हुआ चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है ना, पर हमेशा नहीं लगता। कैसे? तो देखो, जब भी एक चार्ज को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके पैरेलल फेंक दिया, तो चार्ज इज मूविंग या चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मतलब इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी, ऐसे देखते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी, और बेटा V और B एक ही दिशा में आ गए, तो भैया V और B एक ही दिशा में आ गए, तो एक ही दिशा में अगर दो वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है 0, तो भैया फोर्स हो जाने वाला है 0। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अगली चीज। अच्छा, पीछे फेंक दिया तो, एंटी पैरेलल फेंक दिया तो अभी भी यही होगा, अभी भी यही होगा। ये वाला चार्ज इस तरफ, चार्ज का वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी इस तरफ है। सेकंड केस हमने देख लिया, व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 180 फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया इसकी वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या यहां पर फोर्स लगेगा? नहीं, यहां पर अगेन फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो क्यू ई बी साइन थीटा, बेटा वी क्रॉस बी को वी भी साइन थीटा लिख सकता हूं, बेटा वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी को वी भी साइन थीटा लिख सकता हूं। बी तो बी है, साइन थीटा की जगह 180 डाल दिया, साइन 180। चिल्ला के बोला भाई हम तो शून्य होंगे, तो भैया शून्य कर देंगे, तो यहां पर फोर्स भी 0 हो जाएगा। आखिरी, सेकंड आखिरी, दूसरा भैया, दूसरा लास्ट आखिरी, दूसरा मतलब क्या बोल रहे हो भैया, यहां पर ये जो सेकंड लास्ट केस है हमारे पास, इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पार्टिकल को फेंक दिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि भैया मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर है, चार्ज क्यू है, हम देखेंगे बी किधर है, बी क्रॉस बी दिखाएंगे, बी किधर है, बी क्रॉस बी, अंदर की तरफ फोर्स आ गया, फोर्स अंदर की तरफ आ गया, मतलब इसके ऊपर फोर्स आएगा। ऐसे समझो कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, ध्यान से देखना, फड़फड़ाना मत, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर कभी अंदर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर कभी अंदर की तरफ होगी, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसमें किधर फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, V क्रॉस B से फोर्स ऊपर की तरफ लगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, V क्रॉस B से फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इस तरफ आ गया। अब भैया ये फोर्स की वजह से क्या हुआ? ये फोर्स की वजह से, ये फोर्स हर क्षण, हर पल परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये फोर्स इधर लगा, इसकी वजह से पार्टिकल थोड़ा सा इधर घूम जाएगा, थोड़े क्षणों बाद पार्टिकल यहां आ गया, इस जगह आ गया। अब पार्टिकल जब यहां आ गया, तुम देखो पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी जब इस तरफ होगी, तो हम बोलेंगे V क्रॉस B, V क्रॉस B, फोर्स इधर आ गया। क्या बात समझ में आ गई भैया? तो इस पे फोर्स इस तरफ आ गया, क्या बात बहुत अच्छे से तुम्हें, B क्रॉस B पे फोर्स इस तरह से इधर आ गया है। हाँ या ना भाई, हाँ या ना। ऐसे ही करके ये पूरा की पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो चीको भैया जब ये यहां पर था, चार्ज को ऐसे फेंका था, तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, बिल्कुल ये पूरा की पूरा स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन। जब यहां पर V और B मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंका था इसके पैरेलल, तो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन इधर, अरे यहां पर, हाँ यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर जब हमने इसे 90 डिग्री पर फेंका है, तो भैया ये कौन सा मोशन कर रहा है? जी को भैया ये सर्कुलर मोशन। अच्छा जी को भैया सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसकी रेडियस कितनी? क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो गोल गोल घूमेगा, एक सेकंड में कितनी बार घूम लेगा? ये कैसे घूम रहा है? क्योंकि क्या ये घूमता ही रहेगा? हाँ बेटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ध्यान से समझो ये क्या कर रहा है। इसका जो मोशन है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, इनका जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है? इसकी वेलोसिटी होगी, बेटा ध्यान से देखना, इसकी जो रेडियस होगी,
इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट विल बी डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भैया क्या होता है, इसकी जो रेडियस होती है वो रेडियस कुछ होगी सर्कुलर की, उसे हम लिखेंगे mv अपॉन qb, ओके, दैट इज मोमेंटम p qb, p इज मोमेंटम qb, सॉर्टेड। ये होगी इसकी रेडियस। तो जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल की मैंने आपको रेडियस बता दी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, सेकंड चीज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो स्पीड कांस्टेंट होगी। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो क्या होगा, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड से गोल 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 जा रहा है। ओके, एवरीवन सॉर्टेड। अच्छा, तो जीगू भैया कितनी तेज घूम रहा है, तेज घूमने के लिए तो एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी सॉर्ट ऑफ इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो कितनी तेज ये घूम रहा है। अगर हम इसकी वेलोसिटी पता करने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी वेलोसिटी पता करने की कोशिश करें, इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता करने की कोशिश करें, तो क्या हम इसका ओमेगा पता कर सकते हैं। ओमेगा इज इसका एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं भैया, v by r लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v by r, तो v अपॉन mv अपॉन qb। किसी के आंसू में से, आंखों में से आंसू तो नहीं छूट गए, आ गया qb अपॉन m, ये इसका आ गया एंगुलर वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, तो कितनी तेज घूम रहा है ये भी पता चल गया। अब इसके बाद चीकू भैया इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है भैया, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू आ गई qb अपॉन m, दैट इज 2 पाई m upon q. Are you guys understanding all these four formulas? You must be writing these things down because these are going to be very helpful. Okay? अब ये वाला चीज हमने पढ़ ली। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब इसके बाद कोई बोलेगा कि भैया इसको किसी एंगल पे फेंक दो, किसी ने बोल दिया इसको ना किसी एंगल पे फेंक दो। अब जैसे ही हमने इसे एंगल पे फेंका, तो हम एंगल पे फेंकने के बाद ना ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था वैसे सोच। हम प्रोजेक्टाइल मोशन तो चीकू भैया बहुत अर्से पहले पढ़ा था, कोई बात नहीं। जब हम इसे एंगल पे फेंकते हैं तो हम इसे कैसे देखेंगे, हम इसको देखेंगे भैया इसके पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी तो इसके पास इस तरफ है, ये वाली वेलोसिटी, जैसे सपोज इसको मैंने थीटा एंगल पे फेंका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये होगी v cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगी v sin थीटा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट भाई। तो ये आ गया v cos थीटा और इधर आ गया v sin थीटा, तो दिस इज v sin थीटा। ओके, वी गोना कॉल इट v परपेंडिकुलर। Are you understanding this? This is going to be v cos theta, this is going to be v sin theta, v sin theta is v perpendicular, v cos theta is going to be equals to v parallel. Are you understanding it भाई? क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, v cos theta, v cos theta, v sin theta। बेटा v sin theta is v perpendicular, v cos theta is v parallel। Are you guys understanding? Come on यार, tell me यार। okay? तो v parallel, दो वेलोसिटी है, अलग अलग सोचेंगे। तो भैया v parallel को अगर तुम देखो, v cos theta is equals to v parallel, अगर तुम इसे देखोगे तो ये होगा स्ट्रेट लाइन में चल। v parallel को देखोगे तो v parallel बोलेगा स्ट्रेट लाइन में चल। v परपेंडिकुलर को देखोगे तो v परपेंडिकुलर क्या बोलेगा, v परपेंडिकुलर बोलेगा अरे पापी, v परपेंडिकुलर होगा v sin थीटा, ये बोलेगा अरे पापी तू सर्कल में घूम, ये बोलेगा सर्कल में घूम, ये बोलेगा स्ट्रेट लाइन में चल। तो पहले इस वाले में क्या हो रहा था, इस वाले में भैया सिंपल सी बात हो रही थी, सर्कल में घूमो। इस वाले में सिंपल सी बात हो रही थी भैया क्या, सर्कल में घूमो, पर यहाँ आ गया एंगल। तो एंगल आने की वजह से दो वेलोसिटी आ गई, एक आ गई पैरेलल, एक आ गई परपेंडिकुलर। तो ये बोलेगा गोल भी घूमो, ये बोलेगा गोल भी घूमो, ये बोलेगा आगे भी जाओ, गोल भी घूमो, आगे भी जाओ, गोल भी घूमो और आगे भी जाओ, गोल भी घूमो और आगे भी जाओ। तो यहाँ पे जो बन गया भाई, ओ क्या बन गया, तो भैया ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एलिप्स बन, सॉरी हाँ हेलिक्स बन गया। गॉट इट? ठीक, तो हेलिक्स की जो सर्कल होगा की रेडियस होगी वो कौन डिसाइड करेगा, हेलिक्स में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसकी रेडियस है वो कौन डिसाइड करेगा, ये होगा mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। रेडियस याद है, mv अपॉन qb से निकलती है, पर यहाँ पे v कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला ही तो सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो हम लिखेंगे m v sin थीटा अपॉन m v sin थीटा अपॉन qb। कौन करा रहा है, mv अपॉन qb, ये कौन करा रहा है, रेडियस का सर्कुलर मोशन करा रहा है। सॉर्टेड है। अब क्या ये आगे 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 जाता जा रहा है, आगे आगे जाता जा रहा है, ये आगे आगे यहाँ से यहाँ तक जाता जा रहा है, इस चीज को बोल देंगे पिच। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई, पिच, पिच को बोलेंगे v पैरेलल इनटू टाइम, v पैरेलल इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि इस तरफ कौन लेके जा रहा है, इस तरफ आगे कौन लेके जा रहा है, v पैरेलल वाला लेके जा रहा है। तो हम बोलेंगे भैया कितना आगे गया, कितना आगे गया, वो v पैरेलल वाला लेके गया, तो हम लिख देंगे v पैरेलल इनटू टाइम। v पैरेलल को लिख देंगे v cos थीटा, और टाइम को लिख देंगे, टाइम का फार्मूला तो तुम्हें याद है 2 पाई m। बेटा टाइम पीरियड चेंज नहीं होता क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। आपने पहले भी टाइम का फार्मूला देखा था, वो डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर इसका टाइम भी उतना ही होगा जितना टाइम उसका था। आप वेलोसिटी कितनी से भी फेंक दो, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। सॉर्टेड पहली चीज। तो r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb, r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb, दैट इज r mv sin थीटा अपॉन qb। दूसरी बात, पिच इज इक्वल्स टू v पैरेलल इनटू t, v cos थीटा 2 पाई m अपॉन qb। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब यहां तक हमें सारी की सारी बात समझ में आ गई। मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख करके दे दी हैं। एक सवाल यहाँ पे पूछा गया, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल
Having a charge 4 coulomb is given a velocity 5 meter per second in a uniform magnetic field of strength 5 Tesla anti-parallel to the field. मतलब फील्ड के एंटी पैरेलल कैसे फेंक दिया? क्या इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी बेटा 5 ही होगी, चेंज पैरेलल पे। ये सारी की सारी बातें जितनी यहाँ पर लिखी हुई है सारी की सारी मैंने आपको कवर करके दिखा दी, हर एक चीज मैंने आपको बता दी। ठीक, अब कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तब फोर्स जीरो हो सकता है, ये वाली चीज भी जीरो हो सकती है, हम पहले भी देख चुके हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम पहले देख। ठीक, ओके, ये सेम सारी की सारी कंडीशंस हमने पहले भी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या करती है वो तो हम देख चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन है उसके बारे में पढ़ लिया, क्या करती है वो भी हमने देख लिया कि बेचारे चार्ज के ऊपर बहुत फोर्स, किस तरह के चार्ज पे फोर्स लगाती है, चलते हुए चार्ज पे। चलता हुआ चार्ज अगर इसके साथ चल रहा है तो कोई दिक्कत, चलता हुआ चार्ज इसके अपोजिट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलता हुआ चार्ज अगर इसके एंगल पे आ गया, परपेंडिकुलर पे आ गया, तो उसको बहुत गोल घुमाएगी, चक्कर पे चक्कर लगाएगी। और अगर बेचारा चलता हुआ चार्ज किसी एंगल पे आ गया तो उसको चक्कर लगा के आगे भी लेकर के जाएगी, उसका बेचारे का हेलिक्स निकाल। समझ गए क्या? बहुत अच्छे से समझ गए क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड। अब यही मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई जाती है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे, कौन बनाता है इसे, क्यों ऐसी बनती है, तो अपन इसके इशू समझने के लिए इसका जन्म समझते हैं कैसे बनाई जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है, किसी इंसान ने, बायोट सेवर्ट ने बताया कि एक करंट कैरिंग वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसके पहले भी कुछ लोगों ने पता लगाया था, ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट से ही ये बात पता चली थी कि जब भी चार्ज चलते तब 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 मैग्नेटिक फील्ड बनती। अब सोचो, चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और वही मैग्नेटिक फील्ड चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगा रही है, मतलब चलता हुआ चार्ज चलकर अपना ही काम तमाम करने की व्यवस्था कर लेता है। तो चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यही पूरा चैप्टर का नाम है कि जब भी चार्ज मूव हो रहा है वो मैग्नेटिज्म बना रहा है। तो यहाँ पे देखो भैया कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कहीं पर चार्ज चल के जा रहा है, ऐसा नहीं कि वायर में चल रहा है, अकेला तनहा चार्ज भी, ऐसा तुमने एक इलेक्ट्रॉन को खींच के फेंक दिया तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाता हो जाए। समझ गया क्या? तो जब भी आप एक चार्ज को चलाते हैं वो चार्ज क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड? चलते हुए चार्ज से। मैग्नेट से तो बनती है, जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है उससे तो मैग्नेटिक फील्ड बनती ही बनती है। उसके अलावा किससे बनती है? चलते हुए। तो चार्ज जब चलेगा मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चार्ज जब चलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब यहाँ पर देखो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है चलता हुआ चार्ज। तो इसके लिए बायोट अंकल है ना, हर बार जब भी इस तरह का कुछ नई चीज आती है तो कोई नए नए साइंटिस्ट आते हैं, बोलते हैं हम बताएंगे तुम्हें कि चलता हुआ चार्ज कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, स्पेशली हम बताएंगे करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इनने बोला सबसे पहले तुम एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर पकड़ लो। हमने बोला ठीक है, पकड़ लिया। एक छोटा सा डीएल लेंथ का करंट कैरिंग वायर पकड़ लिया। इसकी जो डीएल लेंथ है हमने आई की डायरेक्शन में, इस करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पे, इस करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पर, यहां पे ध्यान से समझना, इस करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पर यहां पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहां पर ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। करंट कैरिंग वायर अपने अगल-बगल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो करंट कैरिंग वायर का छोटा सा एलिमेंट, या छोटू सा एक एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट उस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये हमें पता करने की कोशिश करनी है। तो भैया इसका फार्मूला हमने दे दिया कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बनेगी उस पॉइंट पी पर, एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसे हम डीवी बोलेंगे। डीवी इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखना भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल इडली सांबर, आईडीएल साइन थीटा सांबर, ठीक है। तो इडली सांबर अपॉन आर क्यूब। एवरीवन, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द बायोट सेवर्ट लॉ। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इसका ना आगे चल के लोगों ने डायरेक्शन का फार्मूला भी बनाया। वो फार्मूला कैसा बना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चलता रहेगा। अब देखो आईडीएल था और साइन थीटा भी था, तो जब भी ऐसा कुछ दिमाग में आता है लोग क्रॉस प्रोडक्ट बना लेते हैं। साइन थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कॉस थीटा है, डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया आई डीएल क्रॉस आर, बड़ा समझ गए, ये डीएल छोटू सी जो लेंथ है उसको आर से क्रॉस कर रहे हैं, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि ऊपर आर था ही नहीं था, इसमें तो ऊपर आर था ही नहीं, तो दोनों तरफ आर आर मल्टीप्लाई करा, नीचे आर क्यूब हो गया, ऊपर आर आ गया, ऊपर वाले आर को डीएल क्रॉस आर लिख दिया। ठीक, ध्यान से देखो, डीएल इधर है, आर उधर है, डीएल इधर है, आर उधर है, डीएल इधर है, आर उधर है, डीएल आर किधर है, आर किधर है, डीएल डीएल पूछ रहा है आर किधर है, आर किधर है, उधर है। तो डीएल 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 पूछ रहा है आर किधर है, हम बोलेंगे उधर। अच्छा, उधर घूम जाता हूं, ठीक है। डीएल पूछ रहा है आर किधर है, उधर घूम जाता हूं, अंदर। तो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? अंदर तरफ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? समझ गए? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, मैग्नेटिक फील्ड आ गई अंदर की। एक और तरीका इसको निकालने का, क्रॉस प्रोडक्ट तो डीएल क्रॉस आर तुमने निकाल लिया। दूसरा तरीका, तुम अपना सीधा हाथ, ठीक है, सीधा हाथ, सीधे हाथ को रखोगे, सीधे हाथ को ऐसे रखोगे और करंट कैरिंग वायर में ऐसे हाथ रख दोगे, अंगूठा करंट की दिशा में, अंगूठा करंट की दिशा में तुमने हाथ रखा और अपना ये हाथ की उंगलियां पॉइंट करेगी जहां पे मैग्नेटिक,
तो अंगूठा करंट की दिशा में है, उंगलियों ने पॉइंट करा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ऐसे करा, आजा 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 आजा। तो भैया जैसे अंगूठा करंट की दिशा में, तुमने ऐसे पॉइंट करा अंदर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, ये मेरा वायर है यहाँ पे, सपोज करंट ऊपर फैल रहा है, तो करंट की दिशा में अंगूठा रखा, उस पॉइंट पे उस तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आजा आजा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी उस पॉइंट पे। ठीक है, मेरी नाक पे निकालना है ऐसे करके, चीकू की नाक पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, हम बोलेंगे अच्छा अंदर, तो मेरी नाक पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी अगर करंट ऊपर जा रहा है। समझ गए? बहुत अच्छे से करके देख लेना भैया, बहुत अच्छे से, बहुत इजी है। यही सब बातें बायोट अंकल ने यहाँ पे लिख रखी, डायरेक्शन वायरेक्शन निकालने का तरीका भी दे रखा है। अब चीकू भैया इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है वो थोड़ा सा बता दो। तो भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है, जैसे वहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, वैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन ये देखो 4 पाई है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, एकदम सेम चीज टाप दी। अब ये वाली जो चीज होती है उसे परमिटिविटी कहते हैं, इसे परमिएबिलिटी बोलते हैं। समझ में? परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, समझ गया क्या? लिट्टी चोखा। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई परमिएबिलिटी, बेटा समझ गए? ओके ओके, सॉर्टेड है। अब यहाँ देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस, हर एक प्राणी क्लियर है, हर एक प्राणी क्लियर है। इसको लिख देंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मीटर इज फॉर लेंथ, एम्पियर इज फॉर करंट। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। अगर कोई म्यू नॉट की अकेले की वैल्यू पूछेगा तो हम लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इनटू 10 टू द पावर माइनस 7, दैट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हर एक प्राणी को गुदगुदी हो चुकी होगी इस चीज को लेकर के। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ के सारे की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक और चीज आती है, लोग पूछ लेते हैं चीकू भैया अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो क्या एक सर्कुलर लूप भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल करेगा। देखो यहाँ पे अगर हमने एक सर्कुलर लूप ऐसे बना दिया जिसके अंदर करंट कैरिंग है, तो इसके एक्सिस पर ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। सर्कुलर लूप की रेडियस सपोज r है, मैं बोल दिया ठीक है। सर्कुलर लूप पे हम सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, है ना, सेंटर से कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? इस पॉइंट पर, p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं। अब बताओ भैया p पॉइंट पर मैग्नेटिक, तो बेटा इस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है, इसके बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ फार्मूला बता दूंगा। फार्मूला याद रखो, फार्मूला देखने का तरीका देखो, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैं हमेशा ये चीज लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हर जगह लिखूंगा ताकि फार्मूला याद रखने में आसान हो जाए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड विथ, देखना ध्यान से देखना, यहां पे लिखूंगा एरिया, इसका एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? पर एरिया में इसका डबल करके लिखूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, डबल लिखूंगा एरिया। सॉर्टेड है? इसका एरिया में डबल करके लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर और लिख दूंगा आई। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर आई। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। आई तो आता ही है, अपॉन 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 अपॉन, देखना ये वाली डिस्टेंस, अपॉन ये वाली डिस्टेंस, अपॉन ये वाली डिस्टेंस। ध्यान से समझ लो बेटा, याद है याद है याद है? देखो ये कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस, हाइपोटेनस का क्यूब, हाइपोटेनस का क्यूब। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हाइपोटेनस का क्यूब सेम टू सेम चीज है। यहां पर फिर से देखो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कितना है 2 पाई आर स्क्वायर आई, तो हम लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब। हाइपोटेनस के क्यूब को लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? यप, एवरीवन इज क्लीन, क्लियर, सॉर्टेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? यप है, सुपर है, क्लियर है, सॉर्टेड है। ओके, अब देखो भैया आपने फार्मूला तो याद करा दिया, आपने फार्मूले के बारे में बता भी दिया। फार्मूला आपका हो गया भैया, फार्मूला p का फार्मूला देखो ध्यान से, मैं फिर से लिख के बता रहा हूं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला हो गया वो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इनटू इसका एरिया, एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर आई, आई तो करंट लिखना ही पड़ेगा, अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब, हाइपोटेनस कितनी थी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर यही सवाल में x इज इक्वल्स टू 0, मतलब हम लूप के सेंटर की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 डाल दी, खचाक, ये कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इनटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आई अपॉन आर क्यूब। खच खच, 2 पाई से ये गया 2, हम आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 आर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इज? क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई, सॉर्टेड है। चलो देखो बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब आखिरी, एकदम आखिरी वाला पार्ट है जिसका नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन में बेटा चार तरह की चीजें, बहुत ज्यादा फड़फड़ाने वाली कोई बात नहीं है। पहला लॉ है एम्पियर का, ये आगे चल के गलत प्रूफ हो जाएगा। कहाँ गलत प्रूफ हो जाएगा भैया? मतलब गलत प्रूफ नहीं हो जाएगा, इसके अंदर करेक्शन आ जाएगा। जैसे ही तुम एक चैप्टर पढ़ोगे ईएम वेव्स, उसमें पता चल जाएगा इसके अंदर करेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट करंट वो सब होता है। पर अभी के लिए तुम सीधा की सीधा मानो। इसके बाद सोलोनॉइड पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन टू वायर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे और आखिरी में गैल्वेनोमीटर पढ़ के बोलेंगे भैया हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सबसे पहले एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ भैया एम्पियर अंकल कैसे अंकल थे, उनको भैया था कि करंट के पीछे मेरा नाम लगा हुआ है, हर कोई करंट को मेरे नाम से जानता है, इतना मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे कुछ गॉस लॉ जैसा करना है, कुछ तो मैं क्रेजी सा लॉ बनाना चाहता हूं। तो करंट, इन्होंने एक लॉ बनाया, इन्होंने बोला कि एक लूप ले लो,
है ना। इन्होंने बोला एक लूप ले लो, इमेजिन करो एक लूप है, इमेजिन करो एक लूप है और इस लूप के अंदर कुछ एरिया होगा, इस एरिया को पेनिट्रेट करके इस एरिया को पेनिट्रेट करके जितने भी करंट कैरिंग वायर नीचे से ऊपर जा रही होंगी, कुछ करंट नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो इस एरिया को पेनिट्रेट करके कुछ तो करंट नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा होगा, है ना, कुछ तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा होगा। सपोज कोई आई करंट जा रहा है, हमें नहीं पता, हमने बोल दिया कि ठीक है आई करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस एरिया को पेनिट्रेट करके कोई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पूरे सर्कल के एरिया को पेनिट्रेट करके कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो भी ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर इधर एक छोटा सा डीएल लेंथ का लूप पे ऐसे मान लेंगे, डीएल लेंथ का यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे, और जो भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको इस तरफ मान लेंगे, करंट कैरिंग वायर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको इस तरफ मान लेंगे बी। अब ये डीएल और बी का हम करेंगे डॉट, ठीक है, हम यहाँ एक लूप मान लिया, एरिया नहीं है इसका, लूप है, लूप का क्या होता है लेंथ, लेंथ मान लिया, लूप मान लिया, इसका हम लिखेंगे बी डॉट डीएल, वहां पे ई डॉट डीएल लिखते थे, ई इंटू डीएल करते थे, यहाँ बी इंटू डीएल कर रहे हैं, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, क्या समझ गए। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड क्या होगा, जितना करंट इस पूरे लूप के एरिया से पास होकर इधर से उधर जा रहा होगा उसे हम आई इनक्लोज बोलते हैं। P डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, दिस इज गोइंग टू बी आर व्हाट, एम्पियर्स लॉ, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें B किस किस की वजह से होगा, B ड्यू टू एनी वायर, ड्यू टू एनी करंट, B विल बी ड्यू टू एनी करंट, तो किसी भी करंट की वजह से, यहाँ एक करंट है, एक करंट यहाँ, एक करंट यहाँ, एक करंट आपके घर पे रखा हुआ है, उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या आ सकता है, B आ सकता है, तो B किसी की भी वजह से आ सकता है, बी के लिए कोई नियम नहीं है, बी इज टोटली ओपन, यहां पर भी किसी की वजह से आ सकता है, लेकिन जो आई इनक्लोज्ड करेंगे वो करंट वही इनक्लोज करेंगे जो इस लूप के अंदर बंद होगा, दैट्स इट, यही है एम्पियर लॉ। यहाँ पर सारे तरह की बातें हैं, ये I3 और I5 कुछ काम के हैं, बाहर बैठे हुए हैं, काम के हैं, यहाँ पर जो बी बन रहा है, ये जितने भी करंट दिख रहे हैं स्क्रीन पे उन सब की वजह से बन रहा हो। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट की वजह से बन सकती है, लेकिन आई इनक्लोज्ड जब लिखेंगे, तो आई इनक्लोज जब लिखेंगे उसमें सिर्फ ये तीन करंट को कंसिडर करेंगे और किसी करंट को कंसिडर करने वाले नहीं। जल्दी से बता दो भैया, P डॉट डीएल की वैल्यू कितनी लिखेंगे, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, जल्दी से बता दें भैया, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड में कौन कौन से, ये और दो को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हें कंसीडर करेंगे। सपोज अंदर जाने वाला पॉजिटिव मान लिया, तो 2 और 5 8, सॉरी 2 और 5 7, 7 में से 3 चले गए 4, तो भैया हमारा आई इनक्लोज्ड आ गया म्यू नॉट इनटू 4, क्या आ गया भैया कितना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 4 म्यू। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड भाई, क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से क्लियर है। सोलोनॉइड क्या होती है, आगे अगली चीज एम्पियर लॉ से डिराइव होता है सोलोनॉइड, हमें ज्यादा डिटेल है ना, हमें सिर्फ ये पता करना है सोलोनॉइड क्या होता है। तो जब भी किसी एक वायर को ऐसे पकड़ के ये क्या बना दिया, सोलोनॉइड। जितनी बार आप किसी की जुल्फों को ऐसे ऐसे करते हुए देख रहे हो, वो अपनी बालों से क्या बना रही है, सोलोनॉइड बना रही है। तो बेटा जब भी कोई लूप को बहुत ही क्लोजली टाइट ऐसे करके बांध दिया जाता है, वो लूप क्या बन जाता है, सोलोनॉइड बन जाता है। तो ये क्या बन गया है भाई, सोलोनॉइड बन क्या है। अब सोलोनॉइड की खास बात क्या है, तुम्हें कुछ नहीं मतलब इस चीज से डेरिवेशन में यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर एक सोलोनॉइड बन गई तो क्या ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। हम मैग्नेटिक फील्ड के जन्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पैदा हुई, एक वायर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, हमने देख लिया। सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, एक स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तमाम तरह की चीजें मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो क्या एक सोलोनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी क्योंकि इसके अंदर करंट बहेगा, हाँ एक सोलोनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो अगर एक हमारे पास इनफाइनाइट सोलोनॉइड, इनफाइनाइट मतलब बहुत ही बड़ी सोलोनॉइड है, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, हाँ ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। बाहर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला होगा 0। एक लॉन्ग सोलोनॉइड बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 पैदा करेगी और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, हाँ बिल्कुल पैदा करेगी मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा मुन्नी, म्यू नॉट एन आई। मुन्नी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, थोड़ा समझ गए, पर यूनिट लेंथ। क्या हर बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एवरीवन आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, ये इसी चीज का डेरिवेशन यहाँ पर दे रखा है, सॉर्टेड है, ओके। इफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनॉइड, द फील्ड प्रोड्यूस्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, फील्ड जो प्रोड्यूस हुई वो कितनी है, मुन्नी, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, जल्दी बता दो भैया, म्यू नॉट एन आई किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, म्यू नॉट एन आई डिपेंड नहीं करेगा, म्यू नॉट एन आई डिपेंड नहीं करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एन तो लिखा है सामने। क्या करंट फ्लोइंग, आई पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। रेडियस ऑफ सोलोनॉइड पे डिपेंड कर रहा है ना, रेडियस ऑफ सोलोनॉइड पे डिपेंड नहीं करेगा, फॉर्मूले में ही नहीं है। सॉर्टेड भैया। फोर्स बिटवीन टू वायर, क्या दो वायरों के बीच में फोर्स लगता है, हाँ दो वायरों के बीच में कतई फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है चिकू बताओ तो, देखो जरा ध्यान, यहां पर इधर से एक वायर है ना, तो ये वायर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस तरफ कुछ मैग्नेटिक, ध्यान से देखना, क्या ये करंट कैरिंग वायर है, इधर इसका है, तो ये इस तरफ से उधर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हाँ कैसे, पुचुक पुचुक, आजा 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 अंदर की तरफ, ये यहां पर से इस तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस वायर ने उस तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक और करंट कैरिंग वायर किसी प्राणी ने,
ठीक है, तो ये नया है, अलग कलर का बनाते हैं। यहाँ पर करंट कैरिंग वायर अलग कलर का इस तरफ किसी ने रख दिया, ये वाला करंट कैरिंग वायर I1 था, ये वाला करंट कैरिंग वायर बेचारा I2 था। तो इधर I1 है, उधर I2 है, दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे रखी है। एक बात समझो, इधर I1 है, उधर I2, दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस दे रखी है, और ये डिस्टेंस जो दे रखी है, ये R दे रखी है। अब क्या हुआ, क्या इसकी वजह से वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी? बिल्कुल बनी। वहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी? 1 की वजह से बनी। वो कितनी बनी है? P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, ध्यान से देखना फॉर्मूला देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R। फॉर्मूला देखो बेटा, एक लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये बताता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी सिखा रहा हूं, पहले नहीं पढ़ा है। इसकी वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नॉट अपॉन 4 पाई मैंने बोला बार आएगा, I बाय R मैंने बोला था, आ गया यहां पे। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट्स इट। मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 2 से, कैंसिल आउट हो गया। P1 इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई भाई? दोनों वायरों के बीच में एक मैग्नेट, दोनों वायरों के बीच में यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R। अब यहां पे क्या होगा? क्या इस वायर के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर फोर्स लगाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ये तो सब सुन रखा है। तो भैया देखो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फॉर्मूला याद है, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी। फॉर्मूला याद है तुम्हें बेटा? हाँ 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 हाँ, है ना, है ना, है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला था? एक और अपन ने लेफ्ट हैंड रूल भी सीख लिया था, फ्लेमिंग बावला इंसान, फ्लेमिंग बुद्धिमान इंसान, फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आई, देखो आई ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर लगेगा, सॉर्टेड है, फोर्स इधर लगेगा। या आइडियल क्रॉस बी से भी देख सकते हो, फोर्स इधर लगेगा, तो इसमें इस तरफ फोर्स आ गया। जब फोर्स इस तरफ आ गया तो इस पे भी फोर्स इस तरफ। क्या आपने देख लिया दोनों में फोर्स इस तरफ आया? क्या आपने देख लिया दोनों में फोर्स इस तरफ आया? बहुत अच्छे समझ में आ गई क्या बात? दोनों ही वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स कितना होगा? फोर्स होता है बी आई, फोर्स होता है बी आई, और एल बी की जगह डाल देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर। जो आर डिस्टेंस, ये आई किसका है? 1 का। आई 1 की वजह से मैग्नेटिक, तो आई 1 का लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जब बी आई एल लगा रहे हैं, बी आई एल लगा रहे हैं, तो इसका आई लेंगे ना, इसका आई लिखेंगे I2, और एल की वैल्यू कितनी लिखेंगे? इसकी लेंथ। अब क्योंकि अगर ये भी इनफाइनाइट हुआ, तो लोग क्या पूछ लेते हैं? लोग पूछ लेते हैं कि चलो एक काम करो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, F अपॉन L बताओ। F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन I1 I2 अपॉन R। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ गए भाई तुम? F अपॉन L फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, दैट्स इट। क्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई तुम्हें बात? क्या काफी अच्छे से सब कुछ चीजें क्लियर है? यही फोर्स का फॉर्मूला था, ये आपको क्लियर हो। एक सवाल है बहुत आसान सा, पढ़ो इसे, बहुत इजीली तरह से तुम्हारे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर करें आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक? तेजी से बदलने की कोशिश। अब देखो, अगर एक डाइपोल है, पहली बात तो मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल समझ लेते हैं कि ये चीज होती क्या है, हमारे क्या काम की है, किस तरह से काम करती है। तो हमने देखा जैसे करंट कैरिंग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल बनते थे, है ना, डाइपोल बनते थे, दो चार्ज को ऐसे ऐसे रख देते थे, तो डाइपोल भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी डाइपोल बनेंगे? मैग्नेटिक अंदर भी डाइपोल बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में भी डाइपोल बनते हैं। वो कौन बनाते हैं? तो जो करंट कैरिंग लूप होता है, जैसे करंट कैरिंग लूप है हमारे पास कोई, तो ये कैसे बिहेव करेगा? ये भी एक डाइपोल की तरह से बिहेव करेगा। ये भी किस तरह से एक डाइपोल की तरह से बिहेव करेगा? इधर ऊपर इधर नीचे, इधर से ये गया इधर से नीचे गया, इधर से ये ऊपर गया इधर से नीचे गया, इस तरह से ये करंट कैरिंग लूप है, ये भी किस तरह से बिहेव कर रहा है? डाइपोल। ठीक है, चीकू भैया इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ऐसे हाथ घुमाएंगे, समझ गए? तो ऐसे घूम गया, ऐसे कैसी अजीब आवाज निकालता है। यहाँ पे देखो, ऐसे घूम के ये ऐसे घूम के इधर आया और इधर आ गया। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमने ऐसे थंब को घुमाया, हमारा ऐसे हाथ को घुमाया, जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो यहाँ देखें, इस तरफ आ जाएगा M, एक इस तरफ आ जाएगा M। तो इस पूरी की पूरी चीज को M डाइपोल, वहां पे P से डिनोट करते थे, यहाँ पे M से डिनोट करते थे। तो ये पूरी चीज है M से आ गई। M की वैल्यू कितनी होगी? इस तरफ इसका डायरेक्शन आएगा, उसी तरफ मैंने M दिखा दिया। M की वैल्यू कितनी होगी? मीना, I-N-A, I-N-A, मीना, M-I-N-A, M-I-N-A. Are you guys understanding? M-I-N-A, मीना. This is going to be what? This is going to be what? मीना, मीना is going to be what? The dipole moment. हर एक प्राणी को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? अब एक कोई भी करंट कैरिंग लूप डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसका डाइपोल मोमेंट होता है मीना, I इज करंट, N है नंबर ऑफ टर्न्स, A है उसका एरिया, एरिया सॉर्टेड, डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर। अब डाइपोल को, क्या आपको याद है सारी की सारी बातें कि जब भी एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, एक डाइपोल को रखते थे, ठीक है, याद है, याद है, याद है। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा? बिल्कुल लगेगा। थीटा, तो क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा? कितना टॉर्क लगेगा? M क्रॉस B।
याद है वाली बात है। क्या इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी? याद करो याद करो, हाँ जी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। वहां पे कितनी होती थी? पी डॉट, याद है याद है याद है, ई जो टॉर्क होता था उसे लिखते थे ई क्रॉस पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, याद है ये? इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को लिखते थे चिको भैया माइनस पी डॉट ई, ई कॉस थीटा। यहाँ पे इसको कितना लिख देंगे? माइनस एम डॉट बी। सॉर्टेड। वर्क डन करना होता था जी को भैया, तो हम करते थे पी ई कॉस थीटा ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट इज पी ई कॉस थीटा वन माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस थीटा टू, पी ई कॉस थीटा, ऐसे करके कुछ 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 लिख, हाँ वही मैं लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क पता करना होगा, हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? पी ई कॉस थीटा वन या थीटा फाइनल माइनस 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 पी ई कॉस थीटा इनिशियल। क्यों? पी नहीं, इस बार चाहिए पी नहीं आएगा, कुछ भी लिख देते हैं चाहिए, पी नहीं आएगा इस बार, एम बी आएगा। तो यहाँ पे पी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? एम। तो एम बी कॉस थीटा फाइनल, एम बी कॉस थीटा इनिशियल। ठीक है, तो ये माइनस माइनस दोनों में क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है पोटेंशियल एनर्जी के और वर्क के। ओके भाई, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यही पूरा डेजा वो आपको याद दिलाने की कोशिश की गई है। ओके, हर एक चीज आई होप आपको समझ में। अब लोग बोलते हैं क्या करंट कैरिंग लूप भी डाइपोल की तरह बिहेव करता है? करंट कैरिंग कोई लूप है क्या, ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा? तो हम बोलेंगे हाँ, डाइपोल की तरह ही तो बिहेव करेगा। कैसे? कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड याद है तुम्हें? मैंने फॉर्मूला दिखाया था तुम्हें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 मल्टीप्लाइड विथ एरिया, ये कितना था? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आई। सॉर्टेड है। अब यहाँ पर देखो, अपॉन में हमने लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, दैट इज हाइपोटेनस। एरिया इनटू आई, एरिया इनटू आई, एरिया इनटू आई। अगर मैं यहीं पे नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इनटू आई इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो ए आई एन है, तो मीना वाला फॉर्मूला हो गया, एम इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू एन आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं है, एक ही लूप है, सिंगल लूप है तो मियां, एक ही लूप है तो मियां, और एक अगर कोई लूप नहीं है तो नंबर ऑफ लूप एन है तो मीना। सॉर्टेड, फॉर्मूला क्लियर है? ओके, एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। यहां पर देखें, P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिख दिया 2 m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। सॉर्टेड, 3/2 क्या हर एक प्राणी को क्लियर है? मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के टर्म में यहां पर लिख दी। एक सर्कुलर लूप भी डाइपोल की तरह बिहेव करता है, कतई डाइपोल की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से डाइपोल की तरह बिहेव। ठीक है, चलो ये वाला एक सवाल है आप लोगों की नजर के सामने। इफ करंट कैरिंग आई वायर है, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, इसका क्या है? इसके अंदर करंट आई है, इसकी लेंथ एल है। ठीक है, द वायर इज टर्न्ड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक है, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज गिवन इन द गिवन फील्ड विल बी। तो मैक्सिमम टॉर्क इसका कितना होगा? तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा भैया? टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? टॉर्क जब साइन थीटा 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल्स टू m इनटू m, कितना हो जाएगा? i, m कितना हो जाएगा? i आई 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 एन ए। सॉर्टेड, आई एन ए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको सर्कुलर कॉइल, एक ही सर्कुलर कॉइल में बना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 हो गए। आई ए इनटू बी, आई है ये, एरिया इसका कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर, आई कितना होगा? तो 2 पाई आर एल, आर विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन 2 पाई, हम यहाँ लिखेंगे एल अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड। ऐसे करके आपको टॉर्क मिल जाएगा, समझे? तो मैंने यहाँ पर 2 पाई आर एल के बराबर कर दिया, क्योंकि पूरा की पूरा वायर था एल लेंथ का, वो 2 पाई आर का था, आर को एल अपॉन 2 पाई लिख दिया। सॉर्टेड, क्योंकि एक ही लूप है, वो एल लेंथ का। तो यहाँ से आर निकला, एम में हमें लिखना था आई ए, आई लिख दिया, ए की जगह एरिया लिख दिया, बी की जगह बी लिख दिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? आखिरी चीज यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का क्या काम है हमारे जीवन? गैल्वेनोमीटर का काम बहुत ही सिंपल है कि करंट मेजर करता है। अब करंट मेजर करने वाले गैल्वेनोमीटर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये कॉइल से बना हुआ है। अब कॉइल से क्यों बना हुआ है जी को भैया? क्योंकि हमने भाई देखा था कि जब भी ऐसे कहीं मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कहीं पर से कोई कॉइल रख देते, ध्यान से देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने कहीं से कॉइल रख दी और इस कॉइल के अंदर करंट है, ध्यान से देखना, ये कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट आ गया तो कॉइल तो डाइपोल बन जाएगी। कॉइल बोलेगी भैया हम डाइपोल है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल कैसे बनेगी? इस तरह से एक डाइपोल बनेगी। तो ये कॉइल बनी, इस कॉइल क्या बन गई? डाइपोल। इस मैग्नेटिक फील्ड में थी एक कॉइल, कॉइल बन गई एक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड में थी कॉइल, कॉइल के अंदर करंट बहा तो कॉइल क्या बन गई? डाइपोल। सॉर्टेड है, याद है? ऐसे करके अपन ने देखा था, ऐसे करके इसके अंदर करंट बहेगा तो ये कैसी बन जाएगी? डाइपोल बन जाएगी। डाइपोल एम बन गई। क्या इस डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा? बिल्कुल लगेगा। टॉर्क लगेगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू m क्रॉस b। तो टॉर्क लगने पर क्या है? डाइपोल घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। तो कॉइल के अंदर करंट डाला, करंट घूमा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल के अंदर करंट आया, कॉइल के अंदर करंट घूमा, वो डाइपोल बनी, डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड में
क्या लगा, टॉर्क लगा, तो क्या पूरी की पूरी कॉइल को ही घूमना पड़ेगा। तो करंट आने से कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल बन गई, उसके ऊपर टॉर्क लग गया और वो घूम गई। बहुत अच्छा सा लग रहा है। जैसे ही हमने देखा इसके अंदर करंट आया, ऐसे घूमना पड़ा, जैसे इसके अंदर करंट आया ऐसे घूमना पड़ा, हमने लगा बहुत बढ़िया बात है, कोई चीज के अंदर करंट आ रहा है और वो घूमना शुरू कर दे रही है, ये तो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। इसको हम करंट डिटेक्ट करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लेंगे, जब भी करंट आएगा वो चीज घूमेगी। उसी से हमने बना लिया ये हमारा गैल्वेनो। इसके अंदर करंट आएगा, ये डाइपोल बनेगी, डाइपोल बनेगी तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो घूमेगी। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का पूरा खतरनाक सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद हमने क्या करा, ध्यान से देखिए, जैसे ही सेटअप बनाया, सेटअप बनाने के बाद हमने क्या करा, इस पूरी की पूरी कॉइल पे, पूरी की पूरी कॉइल पे, इस पूरे पूरे डब्बे पे एक ऑब्जेक्ट है, बॉटल टाइप है, इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे कॉइल लपेट दी, इस तरह से, है ना, ऐसे करके पूरा पूरा चारों तरफ कॉइल लपेटा, मस्त। अब ये बॉटल के ऊपर चारों तरफ कॉइल लपेट दिया। अब इसको मैग्नेट के बीच में डाल दिया, जैसे समझ लो 2 मैग्नेट लगे, इस मैग्नेट के बीच में डाल दिया। मैग्नेट का शेप भी सर्कुलर है, ताकि हमेशा थीटा 90 बना रहे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मैग्नेट के बीच में डाल दिया, और अब इस कॉइल के अंदर जैसे ही करंट बह रहा है, ये मस्त डाइपोल बन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा दे रहे हैं, तेजी से घूम रही है, ये बन गया है गैल्वेनो। सॉर्टेड भैया, ओके। हर एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है, जो भी इसके प्रिंसिपल हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। गैल्वेनोमीटर क्या चीज पे काम करता है, वो सब चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिंपल शब्दों में लिख के बता दी। तो गैल्वेनोमीटर क्यों काम कर रहा है, जैसे गैल्वेनोमीटर क्यों काम कर रहा है, तो इसके ऊपर लग रहा है टॉर्क। कौन सा टॉर्क लग रहा है, कॉइल की वजह से। टॉर्क कितना है जरा देखो, सोचो समझो बताओ। टॉर्क जितना लग रहा है वो टॉर्क लग रहा है एन, देखना जरा ध्यान से, टॉर्क कितना लग रहा है, एम बी, ठीक, एम। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं साइन थीटा, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, एम को लिख देंगे आई एन ए बी साइन थीटा। साइन थीटा जनरली 1 ही चल रहा है, साइन थीटा की वैल्यू 1 है, क्योंकि पूरी तरफ से सर्कुलर ऐसे लगा दिए, सर्कुलर लगा दिए, मैग्नेट के जो पोल हैं वो सर्कुलर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनी रहेगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू ऐसा आ गया निब्बा, ध्यान से देख लो, निब्बा एन आई निब्बा, टॉर्क इज इक्वल टू निब्बा, ठीक है, ओके। अब ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क तो इसे ऐसे घुमाएगा और घुमाता जाएगा, घुमाता जाएगा, घुमाता जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि भैया अगर हमने यहाँ पर इस कॉइल को घुमा तो कॉइल घूमती जाए, घूमती जाए, घूमती जाए, हम नहीं चाहते। तो हमने क्या करा, यहाँ कॉइल के साथ एक स्प्रिंग लगा दी। हमने क्या करा, हम बदमाश हैं, हमने कॉइल के साथ यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग लगा दी। याद है बचपन में वो चाबी भरते थे, है ना, वो चाबी भरते थे तो चाबी वापस घूमती थी, वैसी वाली हमने एक स्प्रिंग लगा दी। तो हमने जब यहाँ पर इसके साथ स्प्रिंग लगा दी, तो क्या हो रहा है कि ये इस वजह से, कहाँ गया भाई हमारा, हाँ जरा रुकिएगा। तो टॉर्क में जैसे ही हमने इस पे स्प्रिंग लगाई, तो क्या हुआ, स्प्रिंग की वजह से इधर घूमना शुरू हुआ, स्प्रिंग की वजह से इधर घूमना शुरू, सॉरी, टॉर्क लगने की वजह से इस तरफ घूमना शुरू हुआ। स्प्रिंग ने क्या करा, इसे रोक लिया, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क किससे बैलेंस हो गया, स्प्रिंग के टॉर्क से। स्प्रिंग के टॉर्क को लिख देंगे के, स्प्रिंग के टॉर्क को लिख देंगे के। तो हमें यहाँ पर से पता चल गया थीटा इज इक्वल्स टू एन आई बी ए, निब्बा अपॉन के, और आई को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा थीटा अपॉन आई। थीटा क्या बता रहा है, कितना घूम रहा है, थीटा क्या बता रहा है, कितना करंट आने पर कितना घूम रहा है। अब ये थीटा अपॉन आई इज इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के। तो थीटा हमें बता रहा था कितना घूम रहा है, थीटा अपॉन आई हमें बता रहा है पर यूनिट करंट कितना घूम रहा है। तो करंट के आने पर कितना घूम रहा है, थीटा अपॉन आई हमें बता रहा है पर यूनिट करंट ये कितना घूम रहा है। दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिव, ठीक है, करंट सेंसिटिव। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट, करंट सेंसिटिव। अगर दोनों तरफ रेजिस्टेंस डिवाइड कर दूं, एन बी ए अपॉन ए मल्टीप्लाई, दोनों तरफ रेजिस्टेंस डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आई आर, P इज इक्वल्स टू आई आर, तो आ जाएगा थीटा अपॉन वी, दैट इज एन बी ए अपॉन के। भैया समझ गए क्या, एन बी ए अपॉन के आर। दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वोल्टेज सेंसिटिव। क्या चीज हो जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिव। Are you understanding this? This is current sensitivity. This is voltage. Every single one of you, is it super duper clear? Okay. तो यहाँ पे current sensitivity, voltage sensitivity, यही सारी की सारी चीजें इन पेपर में डली हुई। एक आखिरी सवाल, deflection of current is related to electric। अब जो भी थीटा है वो कैसे रिलेटेड, तो थीटा का फॉर्मूला याद है तुम्हें, जो हमने सबसे पहले थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था के थीटा, ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, के थीटा इज इक्वल्स टू निब्बा। ये क्लियर है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट्स इट। ओके तो यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ चीज समझ में होगी, सारी की सारी चीजें क्या है, चारों चीजें। So that's it. This is me, Chigo Bhaiya, signing off. Bye bye. Good night.